नमस्कार। नमस्कार। आज YouTube चैनल्स के हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में आज आपसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं देश के हिंदी भाषा के जाने माने साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल जी से। आज आपसे हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में आपसे जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर और प्रश्नों पर बातचीत करते हैं और आपसे साहित्यिक सफर के बारे में बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 जैसा कि हिंदी भाषा के सारे लोग और हिंदी साहित्य के लोग जानते हैं कि आप 1967 एक बहुत लंबे समय से साहित्य साधना कर रहे हैं। साहित्य को और पेशे से आप वकालत में हैं। एक वकालत का पेशा और एक साहित्यकार का साथ साथ आपको कैसे महसूस हुआ, कब महसूस हुआ कि आपको लिखना है? मैं वकालत में आने से पहले जी 1967 में जी जब छात्र था तभी मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और उसके भी बड़ी रोचक घटना थी जी। जब मैंने पहली 8 कुंडलियां लिखी काका आतरसी जी के स्टाइल में, जी जी, गिरधर की कुंडलियों के हिसाब से जी, तो वह हास्य कुंडलियां थी। जिस दिन मेरी परीक्षा थी फाइनल जी 10वीं की, जी जी, तो मैं अपने स्कूल में गया। जी मधुर शास्त्री जी की ड्यूटी जिस कमरे में थी हाँ वो हमारे स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे। जी जी। मैं उनके पास गया भागा और मैंने कहा शास्त्री जी ये मैंने कुंडलियां लिखी हैं। रचना की है। जी। पढ़ी उन्होंने। बोले ये तूने की है? मैंने कहा जी। जी। उन्होंने जी मेरे एक चांटा मारा। बोले भाग न लाएग यहाँ से। हाँ। और मैं वहां से रोता रोता अपने एग्जामिनेशन रूम में बैठ गया। जी। वो एक ऐसा मोड़ बन सकता था जी कि मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू होते ही मर गई होती। जी। किंतु मुझे लगा कि अगर उन्होंने चांटा मारा है तो ये समझ के मारा है कि मैं इतनी अच्छी कविता कर ही नहीं सकता। आपने उस चीज को सकारात्मक रूप में सकारात्मक ले लिया जी। और मैंने अपनी यात्रा को जारी रखा। जी। उनको कभी दोबारा मैंने कोई अपनी कविता जाकर नहीं सुनाई। और वकालत के पेशे में तो मैं 78 में आया। ये जो आप घटना बता रहे हैं ये किस वर्ष की घटना रही होगी संभवतः? 61 की। 61 की? सॉरी 67 की। 67 की जी। उसी जब मैं लिखी हाँ। और अगले दिन मैं दिखाने पहुंच गया। हाँ। तभी की बात है ये। तो मैंने जो वकालत का पेशा अख्तियार किया जी वो इसलिए किया कि मैंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस में रहते रहते जी LLB कर ली थी। और मैं वकालत करूंगा ऐसा सोच के नहीं की थी जी। मैंने कहा अगर कम से कम अवेकनिंग आएगी हाँ। समाज में, बिल्कुल पुलिस की व्यवस्था है, दूसरे बाबुओं की व्यवस्था है जी। उनसे लड़ने के लिए मेरे पास लॉ की जानकारी होगी। एक तरह से जागरूक करने के लिए आपने सोचा कि भाई मैं अवेयरनेस के लिए कैसे और लोगों की मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ या कैसे मेरा मकसद जागरूक कर सकता हूँ। फिर जब मैंने लॉ कर लिया 78 में हाँ। तो मेरे मन में विचार कौन था क्यों ना मैं वकालत कर लूं। जी। और मैं अच्छी खासी सर्विस को रिजाइन करके कौन से विभाग से? मैं इसमें था CCIND में जी, चीफ कंट्रोलर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में। जी जी। मैं वहां सर्विस करता था। और PC अलेक्जेंडर मेरे डायरेक्ट बॉस थे। अच्छा, अलेक्जेंडर साहब बड़ा मैं नाम है उनका। हाँ, बड़े नामी IAS थे वो। IAS थे बड़े। मैं अपनी इंग्लिश की कविताएं जी उनको जाके सुनाया करता था। बिल्कुल। मेरे रिपोर्टिंग बॉस भी थे। वो बड़े प्रसन्न होते थे। रेजिग्नेशन भी उन्होंने एक्सेप्ट करना था। अच्छा। जब मैं रेजिग्नेशन लेके गया तो बोले बैठ, तू पागल हो गया है क्या? मैं चुप। बोले अरे मुंह से बोल, ये क्या है? अच्छी खासा जॉब छोड़ के हाँ, लोगों को जॉब नहीं मिलती और तुम नौकरी को वकालत में जाना चाहता है। तेरे घर में कितने वकील हैं? मैंने कहा जी कोई नहीं। कितने जज हैं? मैंने कहा कोई नहीं। बोले तुझे क्या गारंटी है कि तेरी वकालत चलेगी?
मैंने कहा सर मैंने मन बना लिया है। बोले कोई खास कारण तो होगा जो तू यहाँ से जाना चाहता है। मैंने कहा जी एक विशेष कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे बहुत कम योग्य व्यक्ति मेरे बॉसेस हैं यहाँ। अच्छा। और मुझे उनकी जब ऐसी ऐसी बातें माननी पड़ती हैं जो जिनसे मैं आंतरिक रूप से सहमत नहीं होता हूँ और मैं उनकी आज्ञा का निषेध नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा अब तुम इसको छोड़ो, त्यागो और वकालत के प्रोफेशन में आ जाओ। तब मैंने वकालत में आने का मन बनाया, इसलिए रेजिग्नेशन है। बोले अभी सोच ले, समय आपके पास। उन्होंने ये अपनी ड्रॉ में रख दिया मेरा रेजिग्नेशन। मैं रोज जाऊं उनके पास, रोज उनसे सब क्या हुआ झाड़ खा के आ जाऊं। तो ये क्रम में उन्होंने मुझे 2 साल लगा दिए। मेरा 78 में रजिस्ट्रेशन हो जाता बार काउंसिल में जी, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन 1980 में हुआ जब उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया और बोले लियन ले ले। मैंने कहा ये लियन भी नहीं चाहिए। बोले यार अच्छा दिमाग खराब है इस आदमी का। बोले अच्छा भाई तू जा, माय ऑल गुड विशेस और तुम करो वकालत। और चंद्रमणि जी मैं जब रजिस्ट्रेशन करा के आया तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, सबने कोई ना कोई सीनियर ज्वाइन कर लिया था। मुझसे कहा भी तू किस सीनियर को ज्वाइन करेगा? मैंने कहा मैं किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत से वकालत करूंगा। और उसका लाभ यह हुआ कि उनके सीनियर्स जहां मेरे अपोजिट काउंसिल्स होते थे वो उनकी फाइलें लेके खड़े होते थे मेरे क्लास फेलोज और मैं उनके सीनियर से अगेंस्ट आर्गुमेंट्स किया करता था। बिल्कुल। तो वो कहते थे यार तेरा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। अच्छा सिंघल साहब, इसी बीच एक चीज और पूछ रहे हैं, जिस तरह से कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि सरकारी सेवाओं में रहते हुए आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली जी, कि इसलिए कि मैं लोगों के लिए कुछ भला कर सकूं या कुछ कानूनी मुद्दों के बारे में लोगों को राय दे सकूं या बता सकूं। उसी के साथ साथ जो मैं आपका बायोडाटा, बड़ा समृद्ध बायोडाटा देख रहा था, जहां तक मुझे जानकारी है आपने 4 विषयों में MA किया है। हाँ 4 में किया है। उसके बाद में आपको ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान है, आपको संगीत में विशेष रुचि है। ये सारे ये ज्योतिष का काम, साहित्य का काम, वकालत का काम और ये संगीत का काम, ये चारों काम लगातार कैसे आप करते रहे? ये मेरा शौक था, पैशन था जी। और मैंने हमेशा ये अनुभव किया है जी कि मैं बॉर्न टीचर हूँ, जन्मजात शिक्षक हूँ। मैंने 19 वर्ष बिना फीस लिए ट्यूशंस पढ़ाई। अच्छा। BSc के छात्रों तक को, और कभी किसी से पैनी चार्ज नहीं की। और मुझे लगता था मैं अपने भीतर का ज्ञान किस किस को बांट दूं। जो मेरे पास आया मैंने उसे निराश नहीं किया। और मैंने वकालत के 53 सालों में 34 सालों में आधे से ज्यादा केस मैंने बिना फीस के करे। अच्छा। चैरिटी बेसिस पर। जी बिल्कुल। जिसने आके अपना रोना रो दिया, मुझे लगा यही सच्चा है। नहीं, एक बात में, हालांकि ये बात मेरा मन है कि मैं आपसे पूछ लूं, जिस तरह में, चलो हालांकि हम आपकी और जो साहित्यिक गतिविधियों पर बराबर बात करेंगे, आपकी संगीत की गतिविधियों पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि जब वकालत के पेशे की बात रही है तो मैं बिल्कुल हल्का सा एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक मामले में, एक वादी के रूप में आपके एक केस में आज के नोबेल पुरस्कार विजेता आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी भी रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी जी की जो सासू थी जी, आदरणीय राकेश रानी जी जी, जनज्ञान संस्थान की जो हेड थी, उन्होंने मुझे हिंदू महासभा भवन में पहली बार देखा जी। जब मेरा परिचय हुआ तो परिचय तो हमारे 3 वकीलों ने किया था उनसे जी पहली बार। उन्होंने मुझसे कहा कि सिंघल साहब आप से मैं अलग से मिलना चाहती हूँ जी जी। मैंने कहा जब आप आदेश करेंगे। हाँ। बोले आप मेरे दफ्तर में आर्य समाज रोड पर आ सकते हैं। हाँ। मैंने कहा आ जाऊंगा। मैं वहां गया
उन्होंने कहा देखिए मेरे करीब 45 केस हैं, क्रिमिनल केसेस मेरे अगेंस्ट। अच्छा। और मैं सबको कंटेस्ट कर रही हूँ। और जो मेरे वकील थे, मैं उन वकील साहब का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बोले वो आज मेरे दामाद की लॉबी से मिल गए हैं। अच्छा। तो आपको इसमें कोई आपत्ति होगी? मैंने कहा मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति एक होती है कि हम अपोजिट जो पहला काउंसिल होता है उससे नो ऑब्जेक्शन लेते हैं। बिल्कुल। मगर मैं इस हिसाब से नो ऑब्जेक्शन भी नहीं लूंगा, क्योंकि इनका बेटा भी मेरा क्लास फेलो है। अच्छा। तो उनको अन्यथा ना लगे, आप मेरे को फाइलें दें और मैं आपको वो करूंगा। बिल्कुल। बोलिए आपका जो शुल्क होगा, मैंने कहा वो बाद में देखेंगे। मैंने उनको सारे केसेस में एक्विट कराया। अच्छा। और जब उन्होंने बाद में फीस पूछी, मैंने कहा कोई फीस नहीं। अरे बढ़िया। हालांकि वो समर्थ थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने कहा है कि मैं कर फिर सकती भी हूँ। मैंने उनसे एक नया पैसा नहीं लिया और उनके केसेस हम जीते। और उन्हीं दौरान इनके दामाद जी हैं सत्यार्थी जी, कैलाश जी, उन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इनके संस्थान पर कब्जा करके बैठ गए और बहुत झगड़े, बहुत सारी चीजें बहुत झगड़े हुए। उन झगड़ों में कैलाश जी को एक कंप्लेंट में अंदर जाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस इतना कहूंगा, इतना सारा सिंगल साहब की अगर समझो इशारों को तो राज को राज रहने दो। मैं इससे ज्यादा आपसे नहीं कहलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज उनको एक सम्मान मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल नोबेल प्राइज ले चुके हैं वो। हाँ, देश की नहीं, वो तो दुनिया की हमारे लिए भी सम्मानीय है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसी बीच में एक चीज और आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, आप साहित्य में 67 से अनवरत आप लिख रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, अभी आपकी लगभग 21 से ज्यादा किताब आपकी अपनी है, 21 से ज्यादा। और समय समय पर आप देश और दुनिया की जो हिंदी की मैगजीन्स हैं हमेशा से लिखते रहे हैं। उसके साथ साथ आप संगीत में भी बराबर सक्रिय रहे हैं। जो ऐसी 4-5 विधाएं हैं, मैं उन चीजों को पूछना चाहता हूं कि आप लगातार इन 4-5 क्षेत्रों में लगातार बिल्कुल ऐसे सामंजस्य कैसे बनाए रखा? देखिए, संगीत, आपकी मुलाकात तो जैसा आप बता रहे, साहित्य, ये मेरे पैशन है जी, व्यसन है। और मैंने वकालत को और लेखन को इन दोनों के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। बिल्कुल। हर महीने मैं अपने घर पर संगीत गोष्ठी करता था। अच्छे अच्छे संगीतकारों को आमंत्रित करता था। 8-8 घंटे हमारी बैठकें होती थी। आपके तो उस समय के जो शख्सियत हैं संगीत के, जो मुख्य नाम रहे, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं। और आप एक बार चर्चा में बता रहे थे आदरणीय मुकेश जी भी आपके घर पर आए थे। आदरणीय मुकेश जी भी आपके घर पर आए थे। आदरणीय मुकेश जी तो जब आए थे जब मैं विद्यार्थी था। जी जी। उनका एक कार्यक्रम था रविंद्र रंगशाला में, दिल्ली में। जी। तो उनका जो अनाउंस कर रहा था, स्टेज कंडक्ट कर रहा था, वो टीवी पर भी कंडक्ट किया करता था कुछ कार्यक्रम जी। इसके वो जो गाने के प्रोग्राम आते थे, वो जी, तो वो मेरे मित्र थे जी। तो जब वापस आ रहे थे मुकेश जी, जब वापस आ रहे थे रात को 1:30 बजे गाड़ी में, मैं भी उसी गाड़ी में बैठा था, वो भी और मैं भी। मैंने उनसे कहा, यार मुकेश, किधर से जाओगे? उन्होंने कहा, भाई आसफ अली रोड होके जाएंगे। मैंने कहा, भाई वहीं मेरा घर पड़ता है। अगर मुकेश जी 2 मिनट, मेरा जो रूम है, जो उसमें मैं संगीत साधना भी करता हूँ, पढ़ता लिखता भी हूँ, बिल्कुल, कदम रख दें। बोले, पागल हो गया तू? अभी इतना थक के आए हैं वो, हैं 20 गाने गा के आए हैं। मुकेश जी ने सुन लिया। अच्छा। बोले, क्या कह रहे हैं? बोले, नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं। बोले, नहीं, मैंने सुन लिया। बोले, आपका घर रास्ते में पड़ता है? अच्छा। मैंने कहा, हाँ। बोले, वहीं गाड़ी रोकी आप। हमदर्द पर आसफ अली रोड पर गाड़ी रोकी गई जी। वहां से हमने रिक्शा वाले को जगाया, रिक्शा में बैठाया उनको अपने साथ, अपनी उस बैठक तक ले गया। चाबी मेरे पास रहती थी। मैंने बैठक खोली,
वहाँ एक कृष्ण भगवान की प्रतिमा जी और एक सरस्वती जी की प्रतिमा मेरे कमरे में रहती थी। तबला, हारमोनियम, ये सब देखा था। मुकेश जी ने देखा, बड़े चकित हुए। बिल्कुल। बोले आप इतनी छोटी उम्र से संगीत में जुड़े हैं, अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? मैंने कहा जी बस आपके चरण पड़ गए, मेरे लिए बहुत है। बोले नहीं, कुछ ना कुछ है आपके मन में। मैंने कहा मेरे हारमोनियम को पवित्र कर दो। हाँ बिल्कुल। कुछ सुना दो। हाँ। उन्होंने जी, वो उल्टे हाथ से बजाते थे, उन्होंने मेरा हारमोनियम घुमाया और उल्टे हाथ से कुछ सुर बजाए और एक गाना सुनाया, और ये कर करके उन्होंने 4 गाने सुना दिए। अच्छा। और जो आधी आधी रात को लोग सड़कों पर घूमने के शौकीन होते हैं, वो जाएं तो आकर के खड़े हो जाएं मेरी बैठक के बाहर सुनने के लिए। ठीक है। तो मुकेश जी ने इतनी कृपा की उस दिन कि मेरे बैठक को पवित्र किया, 4 गाने सुना के गए, और मैं काफी दिनों तक वो हादसा भूला नहीं, मेरे मन पे बैठ गया। उनकी छवि, उनका जो शौक था, उनकी जो सहृदयता थी, क्योंकि एक अनजान आदमी के आग्रह को मान लिया। बिल्कुल मान लिया, सही कह रहे हैं। मान लिया। नहीं, उसी तरह जैसे कि मैं आपके इसके साहित्य संसार को पढ़ रहा हूँ और आपकी जो जीवन की जो बायोग्राफी है उसको पढ़ रहा हूँ, और आपसे कई बार बहुत मुलाकात हुई, बहुत बार। एक चीज मैंने इनके साथ साथ भी आपके बहुत सारे जो समय के संगीतज्ञ थे, उस समय भी बहुत सारे जो संगीतज्ञ हैं, पंडित जसराज जी और बहुत सारे, उनसे भी आपकी और शास्त्रीय वालों का तो ऐसा था। मेरे एक मित्र थे जी, जो मेरे बेटे को संगीत सिखाते थे, पंडित कृष्ण दत्त जी, श्री दत्त। कृष्ण दत्त उनके पिताजी थे जी जी। और वो ध्रुपद के बहुत मीठे गायक थे। मैंने ध्रुपद का उतना सुरीला गायक कभी नहीं सुना। वो मुझे आते थे घर, भाई साहब चलो, और अपने 2 व्हीलर पे बैठाया, कभी श्री राम कला केंद्र ले गए, कभी कहीं ले गए, और उन्होंने मेरे को जसराज जी के सामने उनके चरणों में बैठ के उनका गायन सुनवाया, रविंद्र शंकर जी का सितार सुनवाया। एक लक्ष्मी शर्मा थी जी जी, वो भी साहित्य इसकी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, उनका गायन सुनवाया। सुरोचना बृहस्पति का सुनवाया उन्होंने तो। और विष्णु मोहन भट्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मंच पे उसके साथ बैठाया मुझे, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। तो विष्णु मोहन भट्ट जी से भेंट कराई मेरी। बिल्कुल। और ऐसे अच्छे अच्छे संगीतकारों से मिला हूं मैं रफी साहब से मिलने करनाल पहुंच गया था। आप एक बात रफी साहब के बारे में एक बात याद आई कि कई बार मैं कई बार आपकी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देखता रहता हूं, आपने कई बार कहा है कि रफी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, मैं उसका पक्षधर हूँ जी, क्योंकि हमारे देश में जी मैं उनको भूतो न भविष्यति मानता हूँ जी, मोहम्मद रफी साहब को। उनके जैसा सिंगर न उनसे पहले हुआ आज तक, न 80 के बाद अब तक हुआ है। कितने साल गुजर गए? बिल्कुल बिल्कुल, 41वां साल चल रहा है। बिल्कुल। और उन जैसा वर्सटाइल सिंगर, बहुमुखी प्रतिभा वाला सिंगर जी मैंने नहीं देखा। आपको लगेगा उनका गाना सुन के कि ये को राजेंद्र कुमार की फिल्म होगी। आप करनाल कैसे पहुंच गए रफी साहब? करनाल ऐसा था, को बताओ। मैंने अखबार में पढ़ा कि करनाल में रफी नाइट है। तो मैंने कभी मैं करनाल जाऊंगा, मैंने घर वालों को बताया नहीं। मैं करनाल पहुंच गया, लेकिन रास्ते में पहले मैं पानीपत गया जी। पानीपत हमारी मौसी का घर था जी, और हमारी मौसी के जो बड़े लड़के थे वो वहाँ लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा अशोक भाई साहब, मैं वहाँ उसका सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई आप टिकट की व्यवस्था कर दो। बोले टिकट नहीं, उसका जो ऑर्गेनाइजर है मेरा चेला है। ऐसे कहा उन्होंने। हाँ। ले अभी फोन करता हूँ। उनको फोन करा, बोले मेरा छोटा भाई आ रहा है और उसका पूरा ध्यान रखना है, और उसके पास कोई ना टिकट है ना पास है, वो मेरा नाम लेगा। उसने कहा जी भेज दो। मैं गया,
गेट पर रोक दिया मेरे को। मैंने कहा जी जो यहाँ के वो हैं संचालक महोदय, उनसे मेरी भेंट कराओ। वो वहीं से गुजर रहे थे। हाँ। उन्होंने ओवरहियर किया, बोले अशोक ने भेजा आपको? मैंने कहा हाँ। बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे ले गए, ये फ्रंट लाइन सोफे पर बैठाया, और उस दिन रफी साहब लेट हो गए थे। तो जब रफी साहब आए तो मैं जैसे सब कुछ भूल गया। वो जब चढ़े, गाना शुरू कर दिया चढ़ते ही, न सांस लेना न पानी पीना, और अपना कार्यक्रम पूरा करके जब रात को आधी रात को स्टेज से उतरे और जूता नीचे उतार के गए थे, तो मैं दौड़ा सीढ़ियों के पास जाके उनके चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया मैंने। वो पहली और अंतिम मेरी मुलाकात रफी साहब से थी। जिस तरह विनय साहब ये सारी चीजें, जैसे संगीत में आपकी बहुत ज्यादा रुचि है, ज्योतिष में रुचि है, और ज्योतिष में भी समुद्री शास्त्र में आपकी विशेष रुचि है। हाँ, समुद्री शास्त्र लुप्त हो चुका है अब। जी जी। मैं उसकी तलाश में इतना घूमा, बनारस में लिखा, इलाहाबाद में लिखा, बोले जी आउट ऑफ प्रिंट है। हाँ। अब कोई ये पुस्तक मांगता ही नहीं। ये आपको किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। वो भी कोई दुर्लभ कहीं रखी होगी तो। मुझे तो वो एक कबाड़ी क्या मिल गई। अच्छा। 3 रुपए में। दरियागंज रविवार वाले नई सड़क के नुक्कड़ पे, नई सड़क के नुक्कड़ पे, चांदनी चौक की तरफ। मैंने 5-6 किताबें चुनी और नजर मेरी उसी पर थी। मैंने कहा खाली इसकी बात करूंगा तो पैसे बढ़ा देगा। पैसे बढ़ा देगा। सही कह रहे हैं। मैंने वो 5-6 किताबें यूं दी उसको। हाँ। मैंने कहा इनके पैसे बताओ। बोले 17 रुपए दे दो। मैंने ढाया था भाई, ले आए। और भाई साहब मैंने तब सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन किया, तभी मैंने संस्कृत सीखी। उन्हीं दिनों मैंने गीता का हिंदी और अंग्रेजी कविता में ट्रांसलेशन शुरू किया, और दयानंद जी का लिखा हुआ मैंने 8 वॉल्यूम्स का संस्कृत पाठ जी वो पढ़ा। उससे मैंने संस्कृत सीखी और ये काव्य अनुवाद कर सका। और सामुद्रिक शास्त्र से मुझे पता चला जी कि उसके अंदर ही हस्तरेखा विज्ञान तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने तो उसको सारा चाट गिरा। इसी बीच जिस तरह से हम आपके इसी आगे को थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह अभी हम आपसे बात कर रहे थे, जो आपकी साहित्यिक साधना का जो सफर है, उसमें जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरी पूर्व की और मुलाकातों में आपसे सारी जानकारी है कि साहित्य में भी आप अपने समय के जो विशिष्ट और वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, उनसे भी आपकी अच्छी खासी मुलाकात है, नजदीकियां रही हैं। उनसे मेरी जानकारी हुई बाई चांस जी, और वो उसका माध्यम बना मेरी वकालत जी। वो लोग किसी न किसी बहाने से मेरे पास पहुंचे अपने केसेस लेकर के। न उन्हें पता था मैं साहित्यिक व्यक्ति भी हूँ जी, न मुझे पता था ये साहित्यिक विभूति हैं। एक उनमें ललित मोहन पंत थे जी, जो अज्ञेय जी के साथ मंचों पर हीरालाल सचिनानंद जाए जाते थे। हाँ, वो मेरे पास आए, बैठे, बोले विनय जी आपकी भाषा बड़ी परिष्कृत है, आप कुछ साहित्य से भी जुड़े हैं? मैंने कहा जी छोटी मोटी कविता करता हूँ। हाँ। बोले मुझे अपनी कविता सुनाओ। मैंने कहा मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन मैं 20-25 कविताएं मैंने लिख करके रबर बैंड लगा के रखी हुई है अपने पास। हर साहित्यकार के साथ लगभग यही रहता है कि वो पता नहीं किसको सुनानी पड़ जाए। बिल्कुल सुनाओ। मैंने उनको एक रचना सुनाई। छुटते उन्होंने कहा तुम तो अज्ञेय से भी आगे निकल गए। अच्छा। अब मैं घबरा सा गया। जी जी, जब उन्होंने ये कहा तो कि कोई ये कहे कि ये कहलवा रहा है, इनके मुंह से ऐसी बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कहा अज्ञेय जी का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जी आपका बड़ा बड़प्पन है, आपने मुझे ऐसी मेरी रचना को ऐसा समझा। एक वो थी, कौन थी, मोहन कोई थी कवित्री, इंदिरा मोहन जी।
वो भी बड़ी बड़ी वरिष्ठ थी अपने समय में, बड़ी वरिष्ठ संस्कारी। कवित्री हैं। उन्होंने एक काव्य प्रतियोगिता में मेरी एक रचना सुनी। उनको जब वक्तव्य बोला गया, देने को कहा गया, जी, तो उन्होंने पहले ये कहा कि सिंघल जी, आप, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रसाद जी बोल रहे थे। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी, बढ़िया। मैं आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल। और जितने वहाँ वरिष्ठ साहित्यकार थे, सबने इस बात की तस्दीक की। बिल्कुल तस्दीक की। नहीं, मैंने भी आपकी जितनी सारी बोले आपकी रचना में वो बिल्कुल। छायावाद का पुट बहुत अच्छी तरह से आता है उभर करके। बिल्कुल। और आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है? मैंने कहा जी सच्ची बात ये है, हिंदी मैंने 9th क्लास तक एलिमेंट्री पढ़ी है। जी जी। और उसके बाद तो मेरा साइंस का सफर रहा। बिल्कुल। एमएससी कर ली थी, उस ग्राउंड पर मुझे एमए इंग्लिश में एडमिशन मिला। जी। एमए इंग्लिश कर ली तो मुझे एमए हिंदी में एडमिशन मिला। हाँ। वरना मैंने मूल जो बेसिक हिंदी है बिल्कुल तो पढ़ी नहीं है। बिल्कुल। ना मैंने किसी बड़े साहित्यकार को पढ़ा। ये अनायास जो कुछ उसमें दिख रहा है, ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से। बिल्कुल। वहां से आप देख रहे हैं। लेकिन मैंने कभी इनको पढ़ा भी नहीं है। उसके बाद मैंने अज्ञे जी को पढ़ा, प्रसाद जी को पढ़ा, हाँ, कि भाई ऐसा है क्या जो मुझे ऐसा कहा। निराला जी को पढ़ा, महादेवी को पढ़ा। मैंने इन चारों को पढ़ा। तो मुझे लगा यार तू पता नहीं कैसे लिख लेता है ऐसी। और मेरी एक खासियत रही है, मेरी कविता 2 से 7 मिनट के बीच में खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। मैं कभी काट फांस नहीं करता। लिखता जाता हूँ, कविता पूरी हो जाती है। नहीं, बहुत सारे साहित्यकारों से आपकी मुलाकात और नजदीकियां है। अभी आपकी प्रोफेसर नामवर सिंह जी से भी बहुत अच्छी नजदीक और मुलाकात है। नामवर सिंह जी से तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा जी। और उनसे जो मेरी भेंट हुई है उसके सूत्रधार तो आप ही थे। जी जी, धन्यवाद। और मैं पहले एक मन में हिचक नहीं, बेबाक टिप्पणी लिए हुए था। बिल्कुल। क्योंकि उनके विषय में मैंने कई साहित्यकारों से ये सुना था कि वो वामपंथी विचारधारा से ग्रस्त हैं। और मैं पता नहीं किस वजह से वामपंथ के कुछ नेगेटिव ढंग के लोगों से मिल गया, तो मेरी अंदर भी वामपंथियों के खिलाफ एक नेगेटिव धारणा बन गई। जी। जब आपने कहा नहीं वहां चलिए आप, और मिलिए उनसे एक बार, आप मुझे उनके घर ले गए और मुझे तो कहीं से 2 घंटे में महसूस ही नहीं हुआ कि ये आदमी वामपंथी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बड़े प्यार से मिले और चलते हुए जब मैं उनके पांव छूने लगा तो उन्होंने फट से मेरे को गोल अपने गले से लगाया। बोले तुम तो गले लगाने की चीज हो, पांव छुआने की चीज नहीं हो। बिल्कुल, ये मेरे सामने का वाक्य है। और मैंने उनके लिए एक दोहा लिखा था, वो एक कागज पे लिख के उनको मैं दे आया था। एक सबसे महत्वपूर्ण काम आपने ये भी किया, साहित्यकार से अलग वकील होने के नाते, जब प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने आपसे अपनी विल के लिखने के लिए कहा, तो नामवर सिंह जी की जो विल लिखी है वो भी आपके द्वारा लिखी गई। वो मैंने लिखी। और उसमें उन्होंने कोई इफेक्ट पर्सन नहीं लगाए। जैसा उनका हार्दिक इच्छा थी, बिल्कुल उसी हिसाब से लिखी। और वो प्रसन्न हुए। मेरे लिए बड़ी बात है बिल्कुल कि मेरे को नामवर सिंह जी जैसे जिम्मेदारी सौंपी। हाँ, काम किया मैंने। बिल्कुल। विल मैंने उनकी भी लिखी थी, मधुर शास्त्री जी की भी। जी जी। और प्रीतम सिंह सफीर साहब की भी लिखी थी, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल। बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने भी अपने कितने जज बड़े होते हुए बिल्कुल अपनी फिल्म मुझसे लिखवाई थी, जबकि उनके 3 बेटे वकील। बिल्कुल बिल्कुल। और बोले उसको मत बताना। अरबों रुपए की संपत्ति थी उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है। बिल्कुल। नहीं, जिस तरह से आप देखिए, जहां तक मुझे पता है और हम सभी को पता है, हिंदी के लोगों को या बहुत सारे लोगों को पता है कि जैसे आजकल आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, आंखों की रोशनी बहुत कम है, कानों की में सुनने की शक्ति बहुत कम है, आपकी बाईपास सर्जरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप निरंतर
लिख रहे हैं, ऐसा जज्बा कहाँ से लाते हैं आप? देखिए जी, क्योंकि मेरे अंदर तो आपको मैंने भी बताया था व्यसन है जी। संगीत और लिखने का। तो संगीत तो मेरा छूट गया, ना मैं गा पाता हूँ ना अब सुन पाता हूँ। अब जहाँ तक साहित्य की बात है, मैं कागज कलम पे तो लिख नहीं सकता। अब तो ये जब से मोबाइल आ गया है जी, इसका स्क्रीन बहुत ब्राइट होता है। हाँ हाँ, और मेरे पास ये मेरा मैग्नीफाइंग लेंस साथ में अच्छा, रहता है। जी जी, मैं उसको पढ़ता हूँ हाँ, और फटाफट टाइप करता हूँ, फिर देखता हूँ कोई गलत टाइप हो गया उसको डिलीट करता हूँ, हाँ, और वो भी 2 से 5-7 मिनट में मेरी रचना पूरी हो जाती है और मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ। अगर फेसबुक पे करनी हो तो, व्हाट्सएप पे करनी हो तो। जी जी। अब इस तरह से रचना कर रहा हूँ मैं। नहीं, अभी आपकी अभी कुछ और भी अभी आपकी काव्य में कुछ पुस्तकें आ रही हैं। जी कुछ जी, संग्रह भी आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ अन्य हाँ, वो अन्य ऐसा अन्य साहित्यकारों के साथ, कवियों के साथ भी कुछ मैंने तो संग्रह आ हाथ रहे हैं। खड़े कर दिए थे, जी, क्योंकि हमारे जो प्रकाशक थे सूद साहब, हाँ, उनका निधन हो गया। भोपाल तो सूद जी ना, हैं? अन्य प्रकाशन वाले। हाँ, हाँ, तो मेरी पांडुलिपियां और वो जो उन्होंने प्रूफ तैयार करवाए होंगे जी वो मेरे हाथ नहीं आए वापस। जी। मैं बहुत परेशान हुआ। अच्छा, उनकी वो सूद साहब की मृत्यु के बाद? उनके जो मैनेजर हैं संजय जी, जी, उनको कहा, उनकी मिसेस को कहा, हाँ, वो नहीं, पता नहीं, मिल नहीं रहे हैं। और एक उन्होंने बड़ा मोटा सा बिल उनके संजय ने बना के मेरे को अच्छा, व्हाट्सएप कर दिया कि आपकी तरफ इतने पैसे ड्यू हैं। तो मैंने कहा कि संजय जी, मैं आप मुझे उनका सूद साहब का जो अकाउंट बुक है उसके पेजेस फोटो करके भेजो। हाँ, बोले वो किताब मिल नहीं रही हमें। मैंने कहा तो आपने ये अनुमान कैसे लगा लिया कि मेरे पास इतना है? मैंने कहा मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको उस अकाउंट की कॉपी भेजता हूँ। जब मैंने अकाउंट की कॉपी भेजी, बोले अरे आपके तो 35,000 ज्यादा आए हुए हैं। बिल्कुल। मैंने कहा अब आपको समझ में आ गया हाँ हाँ, कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। बोले तो अब आपका काम भी नहीं हो रहा हमसे और ये 35,000 वापस करने पड़ेंगे। मैंने कहा आप चाहें तो ना करें, हाँ हाँ, मैं तो सूद साहब होते तो ले लेता उनसे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे नहीं लूंगा। और मैंने उनसे नहीं लिए। मैंने कहा नहीं आप रखो, और अब मैं किताबें अपनी छपवाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल। 3 किताबें मेरी पेंडिंग थी। जी। अब क्या हुआ है कि ये 89 में जिस लड़की की किताब के विमोचन में आपने अभी जी जी जाके इतनी मुख्य भूमिका अपनाई, अंजू जी के, अंजू दासन जी अंजू दासन की, जी ये इसके पिताजी मेरे पिताजी के मित्र थे। जी, ये उनके साथ आई थी मेरे पास 89 में जी, बाजार सीताराम में। इसने संपर्क बनाए रखा अब उनसे, मेरी बहनों वगैरह से। फिर अचानक इसका अभी अप्रैल में 17 अप्रैल को फोन आया जी जी कि आपने पहचाना। हाँ, मैंने कहा भाई आवाज तो पहचानी भी सी लग रही है, जी, लेकिन तुम अंजू तो नहीं हो। हाँ, बोलिए अरे भाई साहब आपकी याददाश्त तो हाँ। बहुत अच्छी है, मैं अंजू ही बोल रही हूँ। मैंने कहा कैसे याद कर लिया आज। बोली ऐसा है कि मैं एक पुस्तक छपवाने का मूड बना के बैठी हुई हूँ जी, और मुझे उसमें आपकी गाइडेंस चाहिए। तो बोलो। बोली एक तो जो रचनाएं मैंने लिखी हैं, खुरदुरा रेशम हैं, कि पुस्तक का नाम था खुरदुरा रेशम, खुरदुरा रेशम। बड़ी अच्छी की रचनाएं लिखी बोले उन्होंने। आप उन रचनाओं में जो अशुद्धियां हैं जी, वो ठीक कर दो, हाँ भाषा की जो है। हाँ, मैंने कहा मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। वो मैंने इनकी जो करनी थी कर दी। फिर इन्हें पता लगा मेरी इस बीच में बड़े संकलन आए हैं जी, बोले मुझे वो कॉपी चाहिए संकलन की। मैंने कहा अब तो मैं उन संकलनों को लाइब्रेरीज में बांटने का मन बना बैठा हूँ, क्योंकि मेरी 1000 से ज्यादा पुस्तकों को दीमक खा गई। अब ये नई किताबें दीमक खा जाए, बिल्कुल, इससे अच्छा मैं लोगों को दे दूं, सुयोग हाथों में पहुंच जाए जो लोग पढ़ना चाहते तो हैं। ये करते करते एक दिन इसके मुंह से निकला, मेरी एक परिचिता है, वो 24 स्कूलों के
ऊपर काम करती हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। उसने उनसे बात करी, बोली हम ले लेंगे अपने सब स्कूलों में, एक एक सेट भिजवा देंगे, दो सेट भेज देंगे और आगे भेजते रहेंगे। आप उनसे कहो कि वो जगह जगह धक्के ना खाएं, वो पुस्तकें हमें भेज दें। बिल्कुल। मैंने कहा मैं भेजूंगा नहीं, उनका कोई व्यक्ति आएगा, प्रॉपर ले जाए, वो लेके चला जाए। क्योंकि मैं अपनी किताब एक भी बेचने के लिए भी जा नहीं सका। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो स्वांत सुखाई लिखता हूँ जी, बिल्कुल, और सबके सुख के लिए लिखता हूँ कि लोग पढ़े, आनंदित हो, लाभान्वित हो, बिल्कुल इस तरह से। तो अंजू से तब से मेरी भेंट शुरू हो गई। तो अंजू ने कहा, जब मैंने कहा मैंने अब विचार त्याग दिया है, बोले नहीं आप विचार त्यागो मत, मैं आपका सहयोग करूंगी। तो इन्होंने पराग प्रकाशन वालों से बात की, पराग कौशिक जी से, पराग कौशिक जी से जी। इनके पिताजी के साथ में मंच पर जाया करता था। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे शायर, बड़े साहित्यकार हैं साहब। हमने भी उनके पास सीखा, उनसे बहुत। जब मुझे चला पता कि ये श्याम निर्मल जी के सुपुत्र हैं, जी जी, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे मेरा काम कर दो। तो और 3 पुस्तकें तो ऐसी हैं जिसको मेरे को सिर्फ 10 प्रतियां चाहिए, बिल्कुल, और मैं आपको उसमें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। बिल्कुल। बोले अंकल आप भेज दो, चिंता ही मत करो। बिल्कुल। मैंने कहा कि इन्होंने कह दिया है झोंक में आके। फिर मैंने मन बनाया कि अब इनसे छपवाऊंगा भी किताबें। बिल्कुल। फिर मैंने इनसे बड़ी शांति से पूछा कि आप मुझे कॉस्टिंग करके बताओ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप पर दबाव पड़े। बिल्कुल सही बात। तो 3 वो पेंडिंग किताबें इन्होंने बताया 10-10 कॉपियों के हम आपसे 10-10 हजार रुपए लेंगे। एक जो मैंने टिप्पणियां आमंत्रित की थी, बिल्कुल, व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के, एक वो छापनी है। बोले उसके भी हम 10 कॉपियों के 1000 लेंगे आपसे। और एक किताब मेरी 400 पेज की बन रही थी, जी जी, उसकी भी 10 कॉपियों के हम आपसे 16,000 लेंगे। मैंने कहा ये क्लियर हो गया कि मुझे क्या देना होगा, आपको क्या देना है। ये किसी के ऊपर दबाव पड़े और कोई वैसे कह दे तो मैंने कहा आप मुझसे आधी रात को अगर पैसे ले जाओ। फिर अंजू ने कहा कि भाई साहब एक संकलन में आपके साथ जॉइंट छपवाना चाहती हूँ, संकलन, आपका नाम बड़ा है, मेरा नाम कुछ नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मेरी नजर में हर साहित्यकार बड़ा है, हर बार साहित्यकार बड़ा, मैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरी जूनियर ने सुना, बोली सर मैं भी छपवाऊंगी। कामनी श्रीवास्तव जी, कामनी ने। मैंने कहा तुम भी आओ। जी जी। फिर वो संतोष जी से बात हुई, जी, संतोष जी बोली मैं भी छपवाऊंगी आपके साथ। इसी बीच आपके जो 2 महत्वपूर्ण जो संकलन आ रहे हैं उसमें 2 संकलों में अलग अलग, एक तो नार्वे के हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं शरद आलोक जी, उन्होंने भूमिका लिखी है, और एक संकलन में जहां तक मुझे ज्ञात है अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं कनाडा से गोपाल बघेल जी ने बड़ी भूमिका लिखी। आपके सौजन्य से उनसे परिचय हुआ है जी, और उन्हीं के पास मैंने सामग्री भेजी। जी जी। और उनकी तो आ चुकी है। हाँ। जो उसके कामनी श्रीवास्तव के साथ लिखी थी मैंने, और संतोष जी वाली आनी है बघेल जी की। अब बघेल जी से रोज मेरी एक आध बार बात हो जाती है। बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं वो। हाँ, बहुत आध्यात्मिक टाइप के लोग हैं वो, वैसी रचनाएं भी लिखते हैं। और जिस तरह से कि देखो देश और दुनिया में काम हो रहा है, भारत से बाहर जो विशेष रूप से हिंदी का काम हो रहा है, लंदन में तेजेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमेरिका में शेर बहादुर सिंह जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी काम कर रहे हैं, ब्रिटेन में तेजेंद्र शर्मा जी हैं, अरुणा शबरवाल जी हैं, कनाडा में गोपाल बघेल जी हैं, नॉर्वे में शरद आलोक जी हैं, उसके बाद में मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, बहुत जगह काम हो रहा है। लेकिन इसी बीच में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब आपकी भविष्य में साहित्यिक योजनाएं क्या क्या हैं? अब साहित्यिक योजना मेरी ये बता दूं मैं आपको जी, कि मैंने जो पिछले एकल संकलन निकाले थे जी, वो जून 2017 में निकाले थे जी, तब तक की छटाई करी थी 50 साल की रचनाओं में से। अब मैंने जून का बकाया साहित्य जी
17 का, 18 का सारा, 19 का सारा, 20 का सारा और 21 तो चल रहा है। जी जी। अब मैं उसका एक संकलन मिला करके, हाँ, संयुक्त संकलन, वही लगभग 400 पेजेस का जी, मैं छपवाऊंगा। और आपको खुशी की बात ये लगेगी कि उसमें मैं 2 लोगों से भूमिका लिखवाऊंगा। जी आप चौंक जाएंगे सुनकर के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक अंजू से, हाँ हाँ, एक कामनी से। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और वो कहेंगे हमें तो आता नहीं कुछ लिखना। मैंने कहा हाँ, ना, बिल्कुल मैं भी पेट से सीख के नहीं आया था। बिल्कुल, सही बात सही बात। मैंने कहा तुम लिखो। हाँ, ये तो आगे बढ़ाने को आप ही तो बढ़ाएंगे, वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप, आप ही उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने दायित्व की है बात हमारा, से बिल्कुल एक बात याद आई मुझे। बिल्कुल। मैंने 7 संयुक्त संकलन जी। निकाले इंद्रधनुष के नाम और पर्याय नामों से। जी जी। करीब 40 साहित्यकार लेखक, उनको मैं प्रकाश में लाया। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो मंचों पर बड़े बड़े हस्ताक्षर बने हुए हैं। बिल्कुल। एक दिन ऐसे ही अपनी बातचीत में हरीश नवल जी ये कह बैठे कि वे सिंगल जी आपने जो काम किया है ना, हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? बोले अज्ञे जी ने तार सप्तक निकाले 3, बिल्कुल, उसके बाद हाथ खड़े कर दिए जी, और आपने ये तो धनुष के निकाल दिए 7। आपने तो जो काम किया है वो हिंदी साहित्य जगत में किसी ने किया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जी ये आपकी ये सूचना है मेरे लिए, बिल्कुल, और गर्व की बात भी है बिल्कुल कि मेरे हाथ से अनजाने में एक बड़ा बढ़िया काम हो गया। और आपको तो ये बता दूं मैं कि मैं इसके 27 इशू निकालना चाहता था। जी जी, बिल्कुल। मेरे पास 27 पर्याय इंद्रधनुष के लिखे हुए हैं, बिल्कुल, जो मैंने ढूंढ ढूंढ के लिखे। अरविंद जी को भी नहीं पता थे, समांतर कोश के जो वो है राइटर। अरविंद जी को जानते होंगे, अरविंद कुमार जी को जानता हूँ। अरविंद जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि आप में इंद्रधनुष के पर्याय बहुत थोड़े दिए हैं, मेरे पास 27 हैं। बोले सिंगल जी आप मेरे को दे दो, मैं अगले रीप्रिंट में उनको डालूंगा, संशोधित कर दूंगा और डाल दूंगा। तो हमें तो इतना शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज और, जो कि हम अब आपके साक्षात्कार के अंतिम क्रम में हैं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो किसी भी साहित्यिक भाषा में, विशेष रूप से हिंदी भाषा में, जो लोग हिंदी के साहित्यकार हैं, जो नवीन साहित्यकार हैं, जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं या लिख रहे हैं, नया लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश सबको होता है जी, कि आप हिंदी के लेखक हैं, खिचड़ी भाषा से परहेज करें जी, हिंदी को पूरा सम्मान दें। शुरू में आप सरल हिंदी लिखेंगे जी, फिर आप अच्छी हिंदी लिखेंगे। अच्छी वो जो साहित्यिक हिंदी है वो जी, हिंदी क्लिष्ट नहीं होती कभी भी। बिल्कुल। अंग्रेजी क्लिष्ट कोई कहता है कभी? उर्दू क्लिष्ट कहता है कभी कोई? या उर्दू वाले हिंदी का सहारा लेते हैं, या अंग्रेजी वाले हिंदी का सहारा लेते हैं? हिंदी वालों को बीमारी है ये जी, पढ़ते नहीं, बिल्कुल, अपनी भाषा का परिष्कार नहीं करते। हिंदी गजल बादशाह बन गए उसके। बिल्कुल, हिंदी गजल लिख रहे हैं, क्या मतलब होता है भाई आपका? जी, आप गीत लिखो। बिल्कुल, अगर तुम में सामर्थ्य है। मैं चंद्रमणि जी पिछले 22 सालों से हिंदी की किसी रचना में एक भी उर्दू का शब्द नहीं आने दिया मैंने। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। विशुद्ध हिंदी में लिखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने भी आपका बहुत, मेरी हर रचना में आप देखेंगे जी, आपको उर्दू और अंग्रेजी के शब्द नहीं मिलेंगे। जी, मैं हिंदी का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे करना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय होने के नाते। बिल्कुल, हम सभी को करना चाहिए। और मैं सबको यही संदेश देता हूँ कि भाई खिचड़ी भाषा से प्रयोग करो। यहाँ तक कि एक दिन नवल जी कहने लगे कि सिंगल जी अब यही भाषा चल पड़ी है। मैंने कहा नहीं, ये सुविधा पाई होना है, ये संकेत जो है ना, अपने मन मुताबिक कोई भी चीज आप कर लें। ये नहीं, मैंने कहा सर मुझे माफ कर देना, बिल्कुल, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकता। बिल्कुल। साथियों, अभी हमारे इस YouTube के चैनल रूबरू में हमारे साथ थे देश और दुनिया के हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विनय कुमार सिंगल जी। आपसे
उन अनछुए पहलुओं पर बात हुई, उन अनछुए प्रश्नों पर बात हुई जो अभी तक आपके और हमारे बीच अनछुए थे। हमने आपके व्यक्तित्व के मुताबिक, आपके बहुमुखी व्यक्तित्व के मुताबिक उन सारे मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की, चाहे आपके वकालत के पेशे से संबंधित हो, चाहे आपके शिक्षा से संबंधित हो, चाहे आपके साहित्य के संबंधित हो। मैं फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ एक बार आपके साथ पुनः रूबरू होऊंगा। आज डॉक्टर विनय कुमार सिंघल जी से मुलाकात के बाद, रूबरू होने के बाद आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सबका धन्यवाद।